आज से हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले इस क्रम में पहले प्रश्न की ओर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र एवं जादू टोना से संबंधित है? आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो प्रश्न पूछा गया है कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब जरा अथर्ववेद के बारे में कुछ समझते हैं। अथर्ववेद जो है, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी। इसीलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त हैं, 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं तथा लगभग 6000 मंत्र भी संकलित हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग यानी जो दवाई का जो प्रयोग है इसका भी वर्णन, रोग निवारण तथा जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह गोपथ है। आपको बताऊं, अथर्ववेद के उपनिषद में ही नाम आता है मुंडिको उपनिषद का, जिसमें एक्चुअली इसके 3 उपनिषद हैं: मुंडिको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। मुंडिको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई है जो आपको समझ में रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर वैदिक युग का अर्थ है संकलन का युग। उत्तर वैदिक युग का अर्थ है संकलन का युग। इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा, ऑप्शन नंबर डी। संहिता एक्चुअली संहिता की अगर बात करें तो इन 4 वेदों को, जो वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सबको कंसोलिडेटेड संहिता कहा जाता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विभिन्न के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। वैदिक धर्म के साथ साथ इसका बाद का वैदिक विकास वास्तव में जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणवाद, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। वैदिक आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? वैदिक आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? इसका सही जवाब होगा सप्त सिंधु प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी होगा, सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आर्यों के मूल निवास के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार तो अलग अलग हैं। अब आपको मैं बताऊं, कुछ विद्वानों के विचार हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे प्रोफेसर मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य के मूल निवासी जो है आर्य के मध्य एशिया से, आई मीन बैक्ट्रिया के संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि यह उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। अविनाश चंद्र दास का मानना था कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं। दयानंद सरस्वती का मानना था कि यह तिब्बत से आए हुए हैं। यानी गंगानाथ झा का मतलब था ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं। यानी अलग अलग देशों से आने का विचार है, लेकिन अधिकांशतः जो है जो बात बताई गई है कि वह मैक्स मूलर के विचार से सहमत हैं अधिकांश विद्वान, इसलिए इसका मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऋग्वेद में अगर बताएं तो आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का ही उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ कौन थी? तो सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास जिसको बिपाशा बोलते हैं, रावी नदी परुष्णी के नाम से जानते हैं, झेलम और चिनाब नदी। झेलम को बितस्ता के नाम से भी जानते हैं और चिनाब को अस्किनी के नाम के से भी जानते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इनसे और सारे प्रश्न बनेंगे तो आपको उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है इसी से गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की अगर बात करें, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। यह मंत्र सविता देवी को समर्पित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया जाता है, ऑप्शन डी सविता। अभी देखा आपने, सविता देवी को समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे। वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे, इंद्र और अग्नि। याद रखिएगा, इंद्र और अग्नि को विशेष स्थान दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है
ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं जो कि इंद्र भगवान को समर्पित हैं। इंद्र दूसरे देवता की अगर बात करें तो अग्नि है, जिसमें 200 सूक्त समर्पित है इनके लिए। अग्नि को मनुष्य अग्नि का जो कार्य था मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, और जबकि इंद्र जो है वह युद्ध के नेता, वर्षा, आंधी तूफान आदि देवताओं आदियों का देवता माना गया है। इंद्र को विशेष स्थान भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख है। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या इसके बारे में बताएं हम एक बार। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के जो चिन्ह हैं वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के में वर्णित है। जो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय बहुजाओं से और वैश्य जो थे वो जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। यह वैदिक देवता किले तोड़ने वाले और युद्ध देवता भी थे। इसका सही जवाब होगा इंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कालिस्तान युग के दौरान फली फूली थी। इसका सही जवाब होगा चालकोलिथिक एज, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में समझिए। चालकोलिथिक एज, जिसे कॉपर एज यानी ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण का मतलब हुआ तांबे की चीज़ प्रयोग में थे उस समय। इस समय ही धातु के प्रयोग लाए गए थे, और हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना भी इसी काल में की जाती है। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा चालकोलिथिक एज। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो कॉपर, ऑप्शन नंबर बी होगा तांबा, कॉपर। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह था तांबा। याद रखिएगा, तांबा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब होगा मेसोपोटामिया भी थी, सुमेरियन सभ्यता भी थी, मिस्र की सभ्यता भी थी, सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम किसने हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य खोजे? इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम साक्ष्य दयाराम साहनी जी ने वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा था। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर की तुलना में कहीं अधिक उन्नति हासिल की, इसके कारण क्या थे? इसका सही जवाब होगा टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। याद रखिएगा, टाउन प्लानिंग, ऑप्शन ए। टाउन प्लानिंग से तात्पर्य क्या था? उनके पास पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन की व्यवस्था थी तथा एक उन्नत जल निकास प्रणाली भी थी इत्यादि, यानी वहाँ एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, इसलिए टाउन प्लानिंग इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 मार्क की ओर है। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन एक संबंध से प्रेरित था। एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन का संबंध किससे था? इसका सही जवाब होगा स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दूसरे से अलग, सिंधु सभ्यता दूसरे से अलग हैं। इसके द्वारा सभ्यताएं, देखिए सिंधु या हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे से अलग हैं। इसके द्वारा टाउन प्लानिंग, भूमिगत जल निकास प्रणाली, वजन और माप की एकरूपता, इस बड़े कृषि अधिशेष, इसका सही जवाब होगा भूमिगत जल निकास प्रणाली, यानी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ की बहुत अच्छी थी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। निम्नलिखित स्थानों का हड़प्पा स्थलों के स्थल का मिलान कीजिए। अब देखना है कि रोपर का संबंध किससे है? तो रोपर का संबंध पंजाब से है। रोपर का संबंध किससे? पंजाब, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होगा इसका, ठीक है। अच्छा, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश। कालीबंगन जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, कालीबंगन। धौलावीरा जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ है, और बनावली जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इनके जो क्रम है तो इसको देख लीजिए, पहले का 2, फिर दूसरे का 1, 2, 1,
फिर 4, 3 और 5, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। अब थोड़ा सा स्टेट याद रखिएगा। और ऊपर सतलज नदी के किनारे हैं, जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी और यह पंजाब राज्य में पड़ता है। अब आलमगीर की बात करें, आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है और यह भी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। खोजकर्ता यही हैं और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा की अगर बात करें, ये घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। और लाल एन थापर का नाम सुना होगा आपने, बीबी लाल एंड BK थापर, उनके द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की गई है। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला होता है उसमें है। और धौलावीरा की अगर बात करें, धौलावीरा यह जोशी और बिष्ट, JP जोशी एंड RS बिष्ट के द्वारा गुजरात का एक कच्छ जिला है। और बनावली यह सरस्वती नदी के किनारे है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन स्थलों के बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता, जिसकी 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व की तिथि निर्धारित की गई, ये किस आधार पर की गई थी? इसका सही जवाब होगा कार्बन डेटिंग C14 के आधार पे। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है, जरा इसके बारे में समझिए। रेडियो कार्बन पद्धति जो है, जैसे नवीन एक विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी, यहाँ 2300 लिखा हुआ है लेकिन आप उसको 2500 याद रखिएगा, 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया था। यह महत्वपूर्ण टाइम लाइन। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह क्या था, तो वह क्या था 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व का समय। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। अधिकांश बड़े हड़प्पा नगरों में किलेबंदी की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करना, पशु हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा, बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त सभी। हम किलेबंदी इसलिए करते हैं ताकि सुरक्षित रहें, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज थे, इसका गेहूँ भी उगाए जाते थे, चावल भी, बाजरा भी और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब समझिए, इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु घाटी के लोगों को ही दिया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन प्रमुख खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें तो गेहूं तथा जौ थे, याद रखिएगा। इस तरह से ये थे 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इन तथ्यों को भी याद रखेंगे जो बीच में हम प्रश्न के दौरान जिक्र करते हैं, और चूँकि इनसे और सारे प्रश्न बनेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का हल आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।